देखो, सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन ये दो तरह की मशीनें हैं। एसी मशीन के अंदर दो तरह की मशीनें आती हैं। इंडक्शन मशीन जिसमें आप इंडक्शन मोटर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरी होती है सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन में और इंडक्शन मशीन में क्या क्या मेन डिफरेंस क्या है वो चीज देखिए। इंडक्शन मशीन में जो स्टेटर है, स्टेटर के ऊपर लगी होती है फील्ड और रोटर पर लगा होता है आर्मेचर। सिंक्रोनस मशीन के अंदर उल्टा है, स्टेटर पे लगा हुआ है आर्मेचर और रोटर में लगी हुई है फील्ड। इसके अलावा डिफरेंस क्या है? इंडक्शन मशीन की जो फील्ड है वो है 3 फेज एसी। सिंक्रोनस मशीन की जो फील्ड है दैट इज डीसी, ये डीसी फील्ड होती है। ठीक है, इन दोनों में ये एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है कि उसकी फील्ड 3 फेज एसी होती है और इसकी फील्ड जो है डीसी होती है। तो अब ये है कि ये डीसी फील्ड से आर्मेचर में आप कैसे वर्क करते हैं वो वाली चीज आगे देखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि ये आर्मेचर स्टेटर पर लगा हुआ है और फील्ड और रोटर पर लगी हुई है। दिस इज ट्रू ओनली फॉर लार्ज मशीन्स। खाली लार्ज मशीन्स में ये वाली चीज होती है। जो छोटे मशीन्स होते हैं, डीजल जो डीजी सेट्स होते हैं घरों के अंदर जो लगे होते हैं, घरों में और इंडस्ट्रीज में, दुकानों में वगैरह में जो लगे होते हैं, उनके अंदर आर्मेचर यही होता है, यानी कि रोटर पे होता है और फील्ड जो होती है स्टेटर पे लगी होती है, लेकिन फील्ड डीसी ही होती है। ये वाली चीज फिक्स्ड है। आर्मेचर और फील्ड अपनी जगह बदल सकते हैं। फील्ड जो है स्टेटर में जा सकती है और आर्मेचर जो रोटर में आ सकता है, लेकिन फील्ड डीसी ही रहेगी। फील्ड 3 फेज एसी या सिंगल फेज एसी नहीं हो जाएगी, ये वैसी की वैसी रहेगी। ठीक, अब इसमें जल्दी से ये देख लीजिए कि सिंक्रोनस मोटर काम कैसे करती है। सिंक्रोनस मोटर से पहले ये वाली चीज देखिए कि सिंक्रोनस मशीन होती क्या है। सिंक्रोनस मशीन ये होती है, ये रहा स्टेटर और इस स्टेटर के अंदर आपने 3 फेज एसी वाइंडिंग करी हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आमतौर पर बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए इस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। जैसे इंडक्शन मोटर थी, इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग हो रही थी, वही स्टेटर मान लीजिए आपने यहां पर रखा हुआ है, ये बिल्कुल सेम स्टेटर है, इसमें भी स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग हो रही है। लेकिन इंडक्शन मोटर में उस स्टेटर में जो 3 फेज वाइंडिंग थी उसका पर्पस 3 फेज फील्ड प्रोड्यूस करना था, वो फील्ड की तरह से यूज कर रहे थे, वही चीज थी। ये ध्यान दीजिए, उसमें भी इंडक्शन मोटर में भी आपने स्टेटर के अंदर 3 फेज वाइंडिंग कर रखी थी। जो सिंक्रोनस मोटर है उसमें भी आपने स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग कर रखी है। दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि इंडक्शन मोटर के अंदर जो 3 फेज वाइंडिंग आपने करी हुई थी स्टेटर के अंदर, फिर से दोबारा याद करिए, दिमाग के अंदर बैठा लीजिए अच्छी तरीके से, इंडक्शन मोटर में स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग करी हुई है। सिंक्रोनस मोटर में भी स्टेटर के अंदर 3 फेज वाइंडिंग करी हुई है। दोनों के अंदर बिल्कुल सेम चीज है, स्टेटर 3 फेज वाइंडिंग। लेकिन यही 3 फेज वाइंडिंग इंडक्शन मोटर में फील्ड की तरह से काम कर रही है और यही 3 फेज वाइंडिंग सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर की तरह से काम कर रही है। तो दोनों में इन दोनों का रोल अलग अलग हो जाता है। इंडक्शन मोटर में यही 3 फेज वाइंडिंग जो है फील्ड है और सिंक्रोनस मोटर में यही 3 फेज वाइंडिंग आर्मेचर हो जाती है। इसके इस केस में आर्मेचर है। अब अगर ये आर्मेचर है और इसमें आपने 3 फेज वाइंडिंग कर रखी है, 3 फेज वाइंडिंग करने के बाद इसमें 3 तार इसमें से बाहर निकाल रखे हैं। रोटर जो है, रोटर छोटा सा अंदर है और ऑब्वियसली इसके अंदर मैंने गलत क्या बना रखा है कि इसके अंदर मैंने जो एयर गैप है बहुत बड़ा दिखाया हुआ है। ये एयर गैप बहुत कम होता है, कई बार बता चुका हूं, ये एयर गैप बहुत कम होता है, खाली दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा एयर गैप बना रखा है। ये जो रोटर है, रोटर के अंदर आपने सिंपल डीसी वाइंडिंग कर रखी है, या तो 2 फेज 2 फेज के लिए कर रखी है, मतलब 2 पोल बना रखे हैं, 2 पोल्स या 4 पोल्स या 6 पोल्स या 8 पोल्स, नॉट फेज पोल्स। इसके अंदर आपने डीसी वाइंडिंग कर रखी है। इसको आप समझने के लिए, ये ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए खाली ऐसा बना रहा हूं। आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर ये ऐसे पोल बने हुए हैं, ये डीसी पोल्स हैं। इसका मतलब क्या है, यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है। अब स्टेटर के अंदर आपने 3 फेज वाइंडिंग कर रखी है और 3 फेज वाइंडिंग के अंदर आपने 3 फेज सप्लाई भी दी हुई है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
उसमें भी स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग करी हुई है, इसमें भी स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग करी हुई है, उसमें भी 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर के अंदर, इसमें भी 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर के अंदर। दोनों में सब कुछ सेम काम कर रखा है, बस खाली फर्क क्या है कि उसका जो रोटर था, इंडक्शन मोटर का जो रोटर था, उसके अंदर आपने कॉपर के बाल करके शॉर्ट कर रखा है, इसके अंदर आपने डीसी वाइंडिंग करके डीसी सप्लाई दे रखी है, ये फर्क है। लेकिन स्टेटर दोनों के बिल्कुल सेम है, दोनों के अंदर 3 फेज वाइंडिंग कर भी रखी है, 3 फेज सप्लाई भी दे रखी है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या हुआ? कैसे आप ये मानेंगे कि इसके अंदर आर्मेचर कहां पर है और फील्ड कहां पर है? इंडक्शन मोटर के अंदर इसी चीज को फील्ड मानना है, सिंक्रोनस मोटर के अंदर इसी चीज को आर्मेचर मानना है, ये वाली चीज कैसे मानी जाएगी? इंडक्शन मोटर की तरह से ही इसमें भी 3 फेज वाइंडिंग कर रखी है और इसमें 3 फेज सप्लाई दे रखी है, तो ये आर्मेचर कैसे हो गया? ये तो अभी भी फील्ड का फील्ड ही रहा, उसमें भी फील्ड थी, इसमें भी फील्ड है, फर्क क्या हुआ इसके अंदर? तो वो वाली चीज समझिए, बस यही आज का मेन पर्पस है, ये वाला डिफरेंस मेन समझ जाना। ये अगर आप समझ गए तो सिंक्रोनस मशीन्स और इंडक्शन मशीन्स का सारे फंडे एकदम डिफरेंस समझ में आ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से आपको। देखो, फील्ड वो होती है कि फील्ड के अंदर आपको एक मिनिमल सप्लाई देनी होती है, एक मिनिमल अमाउंट ऑफ सप्लाई उसके अंदर देते हैं, और उस सप्लाई को देने से बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे बन जाएंगे तो उसके अंदर से फ्लक्स निकलना शुरू हो जाएगा, और वो फ्लक्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का काम करेगा। आपको क्या करना है जनरेटर्स में या मोटर्स में, या तो इलेक्ट्रिकल को एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और इन दोनों को चेंज करने के लिए, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करना हो या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करना हो, इसके लिए आपको बीच में एक और स्टेज चाहिए होता है, विच इज मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए आपको फील्ड चाहिए होती है, और फील्ड बनाना बड़ा आसान काम है। आपको एक मिनिमल अमाउंट, बहुत छोटा सा एक अमाउंट चाहिए होता है, उतनी बिजली की सप्लाई आपको देनी है, उससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत कम सप्लाई देते हैं तो कम फ्लक्स मिलेगा, सप्लाई बढ़ा देते हैं फ्लक्स ज्यादा मिलेगा। एक लिमिट के बाद आप कितनी भी सप्लाई बढ़ाते जाइए, फ्लक्स उतना का उतना ही मिलना है, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि इंडक्शन मोटर के अंदर भी आपने 3 फेज सप्लाई जो दी हुई थी, उसकी वजह से फील्ड बनी हुई थी जो घूम रही थी, गोल गोल घूम रही थी। सिंक्रोनस मोटर के अंदर भी आपने यहां पे 3 फेज वाइंडिंग कर रखी है, उसमें 3 फेज सप्लाई दे रखी है, तो उसमें भी फील्ड बनी हुई है, वो भी गोल गोल घूम रही है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम इसको फील्ड नहीं मान रहे, इसको आर्मेचर मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि फील्ड जो इसमें असली है, मतलब आप ये समझिए वो वाला पार्ट जिसके अंदर आपको थोड़ी सी बिजली की सप्लाई देनी है, उससे ज्यादा बढ़ानी नहीं है, उससे ज्यादा सप्लाई की उसमें जरूरत नहीं है, वो वाला पार्ट इसमें रोटर के अंदर है, रोटर में लगा रखा है। तो रोटर के अंदर आपने डीसी सप्लाई लगा रखी है, इसमें डीसी सप्लाई आप दे रहे हैं, और उतने की उतनी सप्लाई इसके अंदर हर समय पहुंच रही है। बात खत्म हो गई, इसमें नॉर्थ में से फ्लक्स निकल रहा है, साउथ के अंदर पहुंच रहा है, गोल गोल घूम रहा है, बस काम खत्म, और कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन स्टेटर के अंदर जो आपने 3 फेज सप्लाई दे रखी है, वो क्या कर रहा है, अगर आप सिंक्रोनस मोटर के ऊपर लोड बढ़ा देते हैं तो ये ज्यादा करंट खाने शुरू कर देगा। यही प्रॉपर्टी होती है आर्मेचर की। इंडक्शन मोटर के अंदर भी ये वाली चीज होती है कि जब आप इसमें लोड बढ़ा देते हैं तो वो ज्यादा करंट खानी शुरू कर देता है। लेकिन एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, इंडक्शन मोटर में जो ज्यादा करंट खा रहा है वो स्टेटर नहीं खा रहा, वो एक्चुअली रोटर खा रहा है। लेकिन रोटर के पास करंट पहुंचाने का एक ही तरीका है, वो स्टेटर। तो जितना भी फालतू करंट है वो सारा स्टेटर के थ्रू ही होकर के पहुंच रहा है। लेकिन स्टेटर में जितनी फील्ड है वो उतनी ही करंट ले रही है, उससे ज्यादा करंट नहीं ले रही है। ये समझना जरा टेढ़ा काम है। देखिए ये ध्यान दीजिए कि मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग, उसके बाद कोर, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ये था, ठीक है। देखिए और इस तरफ चलते हैं, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, इतना बना हुआ था। अब क्या हो रहा है कि यही डायग्राम ट्रांसफार्मर का है, यही डायग्राम इंडक्शन मोटर का भी है। इंडक्शन मोटर में आपको लोड जो आपने लगा रखा है यहाँ पे, मैकेनिकल लोड, वो ज्यादा करंट चाहता है, वो ज्यादा करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में चाहता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा करंट कहां से आएगा? वो आएगा प्राइमरी साइड से। तो प्राइमरी साइड में I2 तभी बढ़ सकता है जब I1 बढ़ेगा, I2 तभी बढ़ सकता है जब I1 बढ़ने वाला है, वरना I2 नहीं बढ़ सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पर, ये डिफरेंस समझिए, ये I1 जो बढ़ रहा है, ये I1 की वजह से I0 जो जा रहा है इसके अंदर, जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो I0 है। I0 उतना का उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। जितना I1 बढ़ेगा उसकी वजह से यहां इसके अंदर जो I2 डैश जा रहा था, I2 डैश, ये I2 डैश बढ़ जाता है। मतलब आप लिटरली ये चीज समझिए
कि I2 डैश बढ़ने का मतलब क्या है कि जितना इसमें एक्सेस करंट बढ़ा है वो फील्ड के काम में नहीं आया है, वो खाली आर्मेचर में पहुंचाने के काम में आया है। अब ये वाली बात दूसरी है कि वहां पर खाली एक ही रास्ता है, स्टेटर ही है, उसके अंदर आर्मेचर के अंदर सप्लाई पहुंचाने के लिए और कोई तरीका है ही नहीं। इसलिए आर्मेचर के अंदर आपको करंट बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप इस रोटर के अंदर करंट बढ़ा पाएंगे। लेकिन डीसी मोटर हो चाहे एसी मोटर हो, तो कोई भी मोटर हो, मोटर के अंदर वो वाला पार्ट जिस पर लोड बढ़ने की वजह से ज्यादा करंट देना पड़ जाता है वही आर्मेचर होता है। ठीक है, देखो इतना तो आप लोग जानते हैं कि मोटर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, मोटर को ऊपर अगर आप लोड बढ़ा देते हैं तो उसके अंदर ज्यादा करंट देना पड़ता है, लोड और बढ़ा दिए करंट ज्यादा और ज्यादा देना पड़ जाएगा। एक लोड के बाद में करंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि वाइंडिंग उसकी जल जाएगी। अगर आपने बहुत ज्यादा लोड बढ़ा दिया तो उसकी वजह से वाइंडिंग जल सकती है। लेकिन बात यही है कि वो ज्यादा करंट जो आपको देनी पड़ रही है वो किस में देनी पड़ रही है, आर्मेचर में। वो ज्यादा करंट फील्ड में नहीं देनी पड़ रही है, आर्मेचर में देनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसमें भी आप किसी तरीके से अगर केवल आर्मेचर के अंदर यानी कि रोटर के अंदर, इंडक्शन मोटर की बात कर रहा हूं, इंडक्शन मोटर में अगर किसी तरीके से सीधे आर्मेचर के अंदर दे सकते तो बहुत ही अच्छी बात थी, सीधे आर्मेचर के अंदर आप सप्लाई देते। स्टेटर में जो फील्ड है, फील्ड में कोई सप्लाई की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा सप्लाई की, उसमें थोड़ी सी सप्लाई काफी है, लेकिन आपके पास वहां देने का सप्लाई देने का और कोई तरीका नहीं है, इसीलिए आप स्टेटर के थ्रू ही दे रहे हैं ये चीज। ठीक है, तो बात क्या है कि जितना एक्सेस करंट जा रहा है वो सारा एक्सेस करंट आर्मेचर के अंदर ही पहुंचाया जा रहा है, जबकि इसके अंदर क्या हो रहा है। अब दोबारा इस पर आइए, सिंक्रोनस मोटर के ऊपर। अब सिंक्रोनस मोटर में जितनी आपने 3 फेज सप्लाई दे रखी है उसकी वजह से स्टेटर के अंदर जो सप्लाई पहुंच रही है, अगर आप लोड बढ़ा देते हैं तो ये स्टेटर ही ज्यादा करंट खानी शुरू करेगा। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा करंट रोटर के अंदर पहुंचनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा। रोटर के अंदर इसमें एक थोड़ी सी करंट इसके अंदर देनी पड़ेगी आपको, 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर, और वो इसके अंदर ही रहेगी, ना कम ना ज्यादा, वो कम ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ये उसी तरह से वर्क करता रहेगा, इसके अंदर उतनी करंट पहुंचती रहेगी। अब अगर आप इस पर लोड बढ़ाते हैं तो स्टेटर के अंदर करंट ज्यादा पहुंच जाएगी, अगर आप लोड कम कर देते हैं तो स्टेटर के अंदर करंट कम पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो स्टेटर है, स्टेटर के अंदर आर्मेचर लगा हुआ है, रोटर के अंदर आर्मेचर नहीं लगा हुआ है। ये मेन बात समझने की यहां पर है। अब देखो क्या होता है, ये आर्मेचर है, लेकिन 3 फेज वाइंडिंग में अगर आप 3 फेज सप्लाई देते हैं, और ये सेंटेंस अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब क्लियर हो जाएगा। ये जब दोबारा ढंग से पढ़ेंगे इसको तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने ये वाली चीज आपको खासतौर से इसलिए पढ़ानी चाहिए कि जिससे आपके दिमाग में एक बार ये वाली चीज बैठ जाए कि क्या कैसे वर्क करता है, फिर दोबारा जब डिटेल में पढ़ेंगे तब दोबारा ये वाली चीजें कवर कर लेंगे। तो इसमें 3 फेज सप्लाई जैसे आप इसके अंदर देंगे, 3 फेज वाइंडिंग हो रही है, 3 फेज सप्लाई आपके इसके अंदर देंगे। 3 फेज वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई देते ही रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब सवाल क्या है कि अगर आपने 3 फेज वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई दे दी और रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बन गई, तो इसमें अगर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है तो ये क्या है, ये रोटर में ये जो नॉर्थ साउथ हमने बना रखा है डीसी फील्ड, इसको जो बोल रहे हैं, अगर वो भी फील्ड है तो ये भी फील्ड है, दोनों फील्ड हो गई, तो दोनों में फर्क क्या हुआ, ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो इसमें फील्ड जो बन गई है वो फील्ड वो वाली फील्ड नहीं है जिस फील्ड को हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के लिए, ये वो वाली फील्ड नहीं है। बस ये खाली मैग्नेटिक फ्लक्स है जो गोल गोल घूम रहा है। हम जब भी फील्ड बोलते हैं तो हमारा पर्पस उस फील्ड से होता है जिस फील्ड की बदौलत इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। वो वाली फील्ड ये नहीं है, वो वाली फील्ड यही है। इसमें तो खाली मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया जो गोल गोल घूम रहा है, जैसा कि इंडक्शन मोटर के अंदर घूमता था। लेकिन इंडक्शन मोटर में उसी गोल गोल घूमने वाले फील्ड को हम अपनी वाली मेन फील्ड की तरह से इस्तेमाल कर रहे थे। यहां पर उसी वाली फील्ड को हम दूसरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्मेचर की तरह से, उसको अपनी वाली जो मेन फील्ड है फील्ड की तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये कंसेप्ट दिमाग के अंदर धीरे धीरे आपको बैठाना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, मान लीजिए इसमें 2 पोल बने थे, ऊपर बना नॉर्थ, नीचे बना साउथ। ये तो अभी रुका हुआ, रोटर रुका हुआ, रोटर ने चलना शुरू किया नहीं है। ये नॉर्थ बना, ये साउथ बना, ये नॉर्थ है, इस नॉर्थ को इधर धक्का देता है, ये साउथ है, इस साउथ को इधर धक्का दे रहा है। अच्छा, बाय द वे इससे पहले एक और चीज याद करिए कि ये 2 पोल बने हैं इसमें, अगर 2 पोल होते हैं तो फील्ड के घूमने की, ये जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको घूमने की स्पीड क्या होगी, दैट इज NS इक्वल टू 120 F/P बराबर P की वैल्यू अगर 2 है, F की वैल्यू 50 है, दिस इज 50, दिस इज 2, तो NS की वैल्यू होगी 3000 RPM। अब क्या हो रहा है,
कि ये नॉर्थ इस नॉर्थ को धक्का दे रहा है, ये साउथ इस साउथ को धक्का दे रहा है। इसके पहले कि ये हिल पाए या ये हिल पाए, उससे पहले ये साउथ घूम के यहां चला गया, ये नॉर्थ घूम के यहां पे आ गया, ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। क्यों? 3000 आरपीएम, 1 मिनट में 3000 रेवोल्यूशन बना रहा है। इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर 50 रेवोल्यूशन, 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड, 1 सेकंड में 50 बार घूम रहा है। इसका मतलब ये नॉर्थ जो यहां था, नॉर्थ घूम के यहां पर आ गया, फिर नॉर्थ घूम के यहां से वहां तक चला गया, ये एक रेवोल्यूशन है। ऐसे ऐसे 50 रेवोल्यूशन 1 सेकंड के अंदर बन रहे हैं। तो इसके पहले कि ये हिल पाता, उससे पहले पहले साउथ यहां पर आ गया, नॉर्थ यहां पर आ गया। अब थोड़ी देर में क्या होगा, अब ये नॉर्थ साउथ को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ, और ये साउथ इस नॉर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। इसके पहले कि हिल पाए, ये हिल के दोबारा अपनी जगह पर आ पाए या कुछ भी हिलने की कोशिश करें, उससे पहले भाई ये नॉर्थ फिर से ऊपर पहुंच गया और ये साउथ फिर से नीचे आ गया। तो बदलता रहता है। तो रोटर ना इधर घूम पा रहा है ना अपनी जगह पर आ पा रहा है, वो वहीं कभी फिक्स्ड है। इसीलिए कहते हैं सिंक्रोनस मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी जल्दी स्टेटर के अंदर पोल चेंज हो रहे हैं, रोटर उतनी जल्दी चेंज नहीं कर पा रहा है, इसलिए सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि इसके अंदर आप रोटर को स्क्विरल केज रोटर बना देते हैं, जैसे इंडक्शन मोटर में था। ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जिस टाइम हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी खाली आप इतना समझ लीजिए कि इसको स्क्विरल केज रोटर बना देते हैं, और स्क्विरल केज रोटर बनाने की वजह से क्या होता है, ये इंडक्शन मोटर बन जाती है। आपने सिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन मोटर बना दिया। आप इंडक्शन मोटर बनाएंगे तो इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना बड़ा आसान काम है। आप 3 में सप्लाई दे दिए, इंडक्शन मोटर धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। बढ़ते बढ़ते जब फुल स्पीड पे रन करने लग जाएगी, वहां पर आप इसको दोबारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना दीजिए। अब क्या होगा, जिस टाइम यहां पर साउथ आया और यहां पर नॉर्थ आया, उस टाइम कंडीशन क्या है, ये इंडक्शन मोटर की तरह से काम कर रहा है। इसका मतलब इसकी रोटर की स्पीड इससे 50 आरपीएम कम चल रही है। इसका मतलब रोटर की स्पीड जो है वो 2950 आरपीएम के आसपास चल रही है। इन दोनों में डिफरेंस खाली 50 आरपीएम का है। ये बड़ा आसान काम है, इसको पिकअप करना बड़ा आसान काम है। तो ये साउथ इस नॉर्थ के साउथ में और ये साउथ इस नॉर्थ के साथ में दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं, और जिस स्पीड पर फील्ड घूम रही है उसी स्पीड पर रोटर घूमना शुरू कर देता है, और दोनों एक ही स्पीड से घूमना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो आज जो मैंने आपको बताया है, इसका पर्पस खाली आपको एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देना था कि सिंक्रोनस मोटर में और इंडक्शन मोटर में डिफरेंस क्या होता है। सिंक्रोनस मोटर के बजाय सिंक्रोनस जनरेटर पहले पढ़ेंगे। सिंक्रोनस जनरेटर खत्म करने के बाद में हम सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे, तब आपको ये वाली चीज़ें और डिटेल में समझा दूंगा, और तब आपको ये वाली चीज़ और अच्छी तरह क्लियर होगी।